दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद डॉक्टर श्याम जांगिड़ में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों आरएस को लेके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो है आपका आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत कम जगह उपलब्ध है, लेकिन मेरे वीडियोस में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मैं 3 वीडियो बनाऊंगा इस श्रृंखला में, आपको एक कार्बोहाइड्रेट को लेके, एक प्रोटीन को लेके और एक फैट को लेके, और जो आखिरी वीडियो होगा उसमें मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यू देने का प्रयास भी करूंगा, ताकि आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, उसका परीक्षण कर सकें। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज, बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम सर्च करने में जो है दिक्कत आ रही है। मेरा टेलीग्राम चैनल जो अभी RAS प्रो के नाम से है, RAS प्रो लिखेंगे और फिर आप डॉक्टर श्याम जहांगीर टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। येलो कलर का आइकन होगा, RAS प्रो लिखा हुआ। ठीक है ना भाई। और यूट्यूब चैनल को भी लगातार शेयर करते रहे दोस्तों। जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, जितना ज्यादा जो है आप उसे देखेंगे, मुझे उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा, उतने ही ज्यादा वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और मेरा पूरी कोशिश है कि आपका RAS प्रीलिम्स में साइंस, टेक और करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट वाले सेगमेंट में मैं आपको एक एक चीज उपलब्ध कराऊं। ठीक है ना। तो इसी श्रृंखला में आज का जो वीडियो है वो हम प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है दोस्तों फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, चलिए। देखो दोस्तों, जब भी आप फूड की बात करेंगे ना, जब भी फूड की बात होगी, आप देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनसे ऊर्जा मिलती है, क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? फूड कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिनसे क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा। ठीक है। फिर हम बात करेंगे पोषण की। तो पोषण दोस्तों एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। विभिन्न जैव रासायनिक बायोकेमिकल परिवर्तनों के माध्यम से ऊर्जा मुक्तिकरण, यानी हम जो खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली क्या होगा? रेस्पिरेशन के माध्यम से ऊर्जा में बदल जाता है। और ऊर्जा आप जानते हो हमारे अंदर ATP के रूप में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है ना भाई। इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, ATP को। तो आहार जो आप ग्रहण करते हैं उससे आपको क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा। ठीक है। आगे देखें, ये जो पोषक पदार्थ है ना, ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो फूड की आप बात कर रहे थे उसमें न्यूट्रिशन होते हैं। और ये न्यूट्रिशन को हम 2 भागों में बांटते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। एक पार्ट है आपका कार्बनिक, ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है। दूसरा है आपका अकार्बनिक। तो अकार्बनिक में क्या होता है और कार्बनिक में क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, यहां मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट है आपका, और विटामिन। ये चारों तो होते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक इन नेचर। आपको याद रखना है कि विटामिन, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसके? आपके फूड के, जिन्हें हम न्यूट्रिशन की संज्ञा देते हैं, वो यही है। ठीक है। फिर इधर आइए, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपको पता है कि वाटर होता है, H2O, आयरन होता है, Fe, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, आपका पोटेशियम होता है, आयोडीन होता है, कोबाल्ट होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है। इतने सारे जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी आपके भोजन का भाग होते हैं दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे लोहा है, हम क्यों लेते हैं बाहर से लोहा? आयरन हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि हीमोग्लोबिन का निर्माण इसी से होता है। किससे होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना होता है हीम एंड ग्लोबिन से मिलकर। जो हीम पार्ट है वो आयरन से बनता है। यदि आयरन की कमी हो गई तो दोस्तों आपको एनीमिया हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, एनीमिया का मतलब खून की कमी हो सकती है, तो इसलिए आयरन जरूरी है। फॉस्फोरस आपके दांतों हड्डियों के लिए जरूरी है दोस्तों। फिर कैल्शियम भी आपके दांतों और हड्डियों के लिए जरूरी है। सोडियम दोस्तों, सोडियम आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। सैलाइन वाटर जो बोतल लगती है, ड्रिप लगती है आपको, उसमें क्या होता है? उसमें सैलाइन होता है, NaCl। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। तो वहां सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम है आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बनाता है। फिर आप देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके हार्ट की जो फंक्शनिंग है, आपकी जो हार्ट बीट है, उसको रेगुलेट करता है। यदि आप में पोटेशियम की कमी है तो आपका हार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, है ना। इसलिए हमारे खाने में पोटेशियम होना भी बहुत जरूरी है। आपको जो सेंधा नमक होता है ना, उसमें पोटेशियम होता है बहुत सारा। ठीक है भाई। आयोडीन, आयोडीन भी आपके भोजन का भाग होता है दोस्तों। खासकर सी फूड खाते हो ना आप, सी फूड में तो आयोडीन होता ही है। और जो लोग सी फूड नहीं खाते उनको फिर आयोडीन की पूर्ति दूसरे माध्यम से होती है। खासकर नमक के साथ जो आयोडीन दिया जाता है, तो आयोडीन युक्त नमक, यदि आप में आयोडीन की
कमी हो तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है दोस्तों। क्या नहीं बनता है? थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा और आपको कौन सा रोग हो जाता है? आपको हो जाता है गोइटर या गलगंड जिसे हम कहते हैं, या गला जो है आपकी थायराइड ग्लैंड सूज जाती है। ठीक है भाई। फिर आप कोबाल्ट देखेंगे, विटामिन B12 साइनोकोबालमीन इसी से बनती है दोस्तों। फिर जिंक आपको डायरिया से बचाने के लिए, है ना, जिंक की नीड होती है। कॉपर, मैग्नीशियम ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं भाई। तो सारी चीजें आपके शरीर को सही से फंक्शन करने के लिए हमारे भोजन का हिस्सा होती है दोस्तों। ये सारी चीजें दी है तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो बायोमोलिक्यूल होते हैं ये क्या है? जैव अणु। हमारे शरीर में जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को हम टेक्निकली क्या कहते हैं दोस्तों? बायोमोलिक्यूल, जैव अणु या जैविक अणु कहते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। और एक चीज और, हमारे भोजन में 6 आधारभूत तत्व होते हैं। 6 आधारभूत तत्व होते हैं, 6, है ना। आप देखिए कौन कौन से होते हैं, इनका होना बहुत जरूरी है आपके भोजन में। एक कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बनिक इन नेचर है, फैट ये भी कार्बनिक इन नेचर है, प्रोटीन ये भी कार्बनिक इन नेचर है। उसके बाद आप विटामिन देखोगे ये भी कार्बन से बने होते हैं। फिर बहुत सारे मिनरल्स होंगे दोस्तों जो इनऑर्गेनिक टाइप के हैं, और वाटर भी इनऑर्गेनिक है दोस्तों, उसकी भी जरूरत है। आपको पता है हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है दोस्तों। तो पानी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है हमारी बॉडी का। आपको कभी कोई पूछे कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो है मॉलिक्यूल है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों वाटर। यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक जो है यौगिक है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों वाटर। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में लगभग 15% प्रोटीन पाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यदि कोई पूछ ले कि कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो आपको बताना है प्रोटीन। लेकिन यदि कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक जो है पदार्थ कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा वाटर, पानी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है कहीं पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बैलेंस डाइट कहते किसे हैं। आप संतुलित भोजन की बात करते रहते हो, तो आज से आप याद रखना ये 3 मॉलिक्यूल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, एक का नाम है फैट, और दूसरे का नाम है प्रोटीन। ठीक है ना, इन तीनों को साथ में रखेंगे हम, तो आपकी डाइट बैलेंस डाइट कहलाएगी। लेकिन उसका एक स्पेसिफिक रेशियो है, एक अनुपात है। वो क्या? देखिए 4, 2 और 1 का अनुपात रहेगा हमेशा। कार्बोहाइड्रेट के 4 भाग रहेंगे, फैट के 2 भाग रहेंगे, और प्रोटीन का आपका नहीं, प्रोटीन के आपके 2 भाग रहेंगे। ये उल्टा हो गया है दोस्तों, यहां फैट आएगा। ठीक है, प्रोटीन का आपका 2 भाग हो गया है और फैट का 1। आप देखिए ना, जब आप घर में खाना बनाते हो तो सब्जी जो होती है उसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, उसके बाद आप देखेंगे रोटियां बनती है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। आप राइस खाते हो, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, फिर प्रोटीन है कुछ चीजों में, जैसे आप दाल बनाते हो और तेल में उसे छोंकते हो, तो आप देखिए सबसे ज्यादा कम क्वांटिटी किसकी है? घी और तेल में ही तो फैट होता है, उसकी क्वांटिटी तो कम लेते हो ना आप, है ना। तो आप देखिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की होती है। फिर आप जो है प्रोटीन का इस्तेमाल करते हो, और फिर आप इस्तेमाल करते हो दोस्तों किसका? जो है फैट का। तो ये ध्यान रखिए, ये रेशियो आपको याद रखना है। इसके अलावा विटामिन भी इसमें होते हैं दोस्तों। कौन होता है? विटामिन। लेकिन विटामिन एनर्जी नहीं देते, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन क्या नहीं देते दोस्तों? एनर्जी नहीं देते, वो तो बॉडी की फंक्शनिंग को जो है प्रॉपर कर देते हैं। आपको याद रखना, वाटर से भी कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती है। एनर्जी तो इन तीनों से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से। आपको याद रखना है कि वाटर से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, 0 कैलोरी होती है ना। सिमिलरली आप देखेंगे विटामिन से भी हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ये बात भी आपको याद रखनी है मित्रों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, तो सबसे पहली चीज आती है कार्बोहाइड्रेट। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको फैट और प्रोटीन पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना, और दैनिक जीवन में इन चीजों का जो यूज है ना, उसको बड़ा याद किया करो आप, है ना। यूज योर सराउंडिंग
मैं हमेशा कहता हूं। इसलिए कहता हूं कि आसपास की चीजों को नोटिस करोगे तो आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी अपने आप हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां भी इन जनरल आज बहुत सारी बातें आएंगी, है ना। या तो आपको लगेगा कि ये मेरे को पहले से पता था, या आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिल गई, है ना। वो आपके एग्जाम में काम आने वाली है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, ये होते हैं दोस्तों कार्बन के हाइड्रेट्स, है ना। यदि यही क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बन के हाइड्रेट्स कहलाते हैं, तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। ये बने होते हैं दोस्तों कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कौन बनता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन रेशियो क्या होगा, रेशियो 1:1 का रेशियो होगा, ये याद रखना है। 1 भाग कार्बन होगा, 2 भाग जो हाइड्रोजन होगा, 1 भाग ऑक्सीजन होगा। ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो CH2O, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो बेसिक एलिमेंट्स है ना हमारे शरीर के निर्माण के लिए, वो उन 3 से मिलकर जो है कौन बनता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स, ठीक है भाई। अब एक चीज और याद रखना, कभी आपको कोई पूछ ले कि इंस्टेंट एनर्जी सोर्स क्या होता है, आपका आंसर एक ही होना चाहिए दोस्तों, ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज रट लीजिए। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स का मतलब, इंस्टेंट एनर्जी मींस तत्काल ऊर्जा चाहिए आपको, तो आपको डायरेक्ट ग्लूकोज दी जाती है। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि रेस्पिरेशन का पहला पदार्थ ग्लूकोज है। जब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होता है, देखो रेस्पिरेशन के 3 पार्ट है ना, जब सेलुलर रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं, पहला ग्लाइकोलिसिस, फिर आपका क्रेब्स साइकिल आ जाता है, फिर ETS साइकिल आ जाता है। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है ना, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में स्टार्ट होता है, लेकिन किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। इसलिए रेस्पिरेशन का जो रॉ मटेरियल है वो तो ग्लूकोज है। जब तक आप जो खाना खाते हो वो भी सबसे पहले किस में बदलता है दोस्तों, ग्लूकोज में बदलता है, तब जाके आपको ऊर्जा मिलनी शुरू होती है। इसलिए इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपको ग्लूकोज लेना होगा। आप भी एग्जाम देने जाते हैं, आजकल तो कम अलाउ है ये चीजें, पहले बोतल में ही आप अलग अलग फ्लेवर के ग्लूकोज लेके जाते थे और फिर थोड़ा थोड़ा सिप करते रहते ताकि एनर्जी की हमें कमी ना हो। तो आज से याद रखना दोस्तों, जो है क्या है, बिस्किट भी आते हैं ग्लूकोज वाले, तो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स क्या है दोस्तों, ग्लूकोज है। आपको याद रख लेनी है ये बात। चलिए, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यहां मैंने लिखा है सुगर, नॉन सुगर, शर्करा और अशर्करा। शर्करा का क्या मतलब है और अशर्करा का क्या मतलब, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। कुछ जो है शुगर है, कुछ नॉन शुगर है। इसका अंतर जो है आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, यदि मैं एक चीज को आधार बना के इसकी व्याख्या करूं कि टेस्ट कैसा हो, तो यदि किसी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट मीठा हो, स्वीट हो, तो वो क्या है दोस्तों, वो शुगर है। और वो जल में घुल भी जाए, घर में आपके पास चीनी है, चीनी जो है मीठी है, आप उसको जल में घोल भी सकते हैं। आप शिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं तो घुल जाती है ना चीनी, चाय बनाते हो तो चीनी घुल जाती है, मीठापन उसी से आता है। इसका मतलब वो चीनी जो आप खा रहे हो वो शर्करा है, शुगर है। याद रखना है, इसके 2 विशेषताएं हैं, मीठे होते हैं, जल में इनकी सोल्युबिलिटी होती है। ये याद रखना है, जल में क्या होती है, सोल्युबिलिटी होती है, जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्करा और जो है वो कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं दोस्तों, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब ये जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है ना, वो शर्करा के अंतर्गत आते हैं, शुगर के तहत आते हैं दोस्तों, ये याद रखना है। अभी और आगे बढ़ेंगे तो आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो है शुगर होते हैं, ठीक है ना। इधर आइए, नॉन शुगर में पोलेसैकेराइड आते हैं। कौन आता है दोस्तों, पोलेसैकेराइड। पोलेसैकेराइड मीठे नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो तो शुगर है ही नहीं ना दोस्तों, वो नॉन शुगर है। अब पोलोसैकेराइड का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं सॉरी, सेलुलोज। सेलुलोज का जो है टेस्ट मीठा नहीं होता, हालांकि ह्यूमन तो उसे खा ही नहीं सकता, क्योंकि सेलुलोज यदि आपने खाया तो वो आपकी बॉडी में पचेगा नहीं। पचेगा क्यों नहीं, क्योंकि आपके अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन जानवरों में मिलता है, इसलिए वो घास खा लेते हैं, है ना। हम घास नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते, अब घास की रोटी खाई, वो जो बात लिखी है कन्हैयालाल सेठिया ने, वो पता नहीं क्या चीज है, मनुष्य तो घास पचा ही नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है। और सेलुलोज जो है बिना सेलुलेज
तेज के पाचन उसका नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अभी पढ़ लिया आपने कि शुगर और नॉन शुगर क्या होते हैं। यहां पर ये मीठा है और घुलनशील है, ये मीठा नहीं है और इनसोल्यूबल है, अघुलनशील है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखें। अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का प्रयास किया है ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को ये सारी जानकारियां मिल जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में तो इसका बहुत धूमधाम से, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसका बड़ा धूमधाम से यूज किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि वहां आपको कुछ रिटर्न में नहीं लिखना है, चीजें आपके सामने होंगी। और यदि आपने चीजों को एनालाइज ठीक से किया है, समझा ठीक से है, आंखों से भी स्कैन कर लिया है, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखिए अब ये तो तीन टाइप है। पहला टाइप है दोस्तों मोनोसैकेराइड, दूसरा टाइप है डाइसैकेराइड और तीसरा टाइप है पॉलीसैकेराइड। ये बहुत ध्यान से देख लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, वो बोलेंगे इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है या नहीं है, इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड है या नहीं है, इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार यदि आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। अब यहां देखिए, मोनोसैकेराइड सबसे ज्यादा सरलतम होते हैं। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, इनका जल अपघटन नहीं होता दोस्तों। अब ये और ज्यादा नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। डाइसैकेराइड का जल अपघटन हो सकता है, पॉलीसैकेराइड का भी जल अपघटन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, लेकिन दोस्तों मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, जल अपघटन नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट जो है जल अपघटित नहीं होते, तो मोनोसैकेराइड नहीं होते दोस्तों, और इनको कहते हैं शुगर। ये बताया ही था, जो मीठे होते हैं और जल में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शुगर, है ना। लेकिन ये और अधिक भागों में नहीं टूटते, इसलिए यहां लिखा गया है कि इनका जो है दोस्तों जल अपघटन नहीं होता है। सिमिलरली आप इधर आएंगे डाइसैकेराइड, तो दोस्तों डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। लिखा है डाई, डाई मतलब दो, सैकेराइड यानी दो मोनोसैकेराइड यदि साथ जुड़ जाएं तो जो बनेगा वो कौन बनेगा दोस्तों? डाइसैकेराइड। याद रखना है, ये भी शुगर है, ये भी क्या है दोस्तों? शर्करा है। ठीक है, शर्करा का मतलब क्या है? जो मीठा है। शर्करा का मतलब क्या है? जो जल में घुल जाता है ना। तो ये शुगर है और इनका जल अपघटन होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो मोनोसैकेराइड है, तो जब भी इसका जल अपघटन होगा तो इनमें टूट जाएगा ना, है ना, मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे हमें दोस्तों। ठीक है ना। अब ऐसे ही आप देखेंगे पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड में दोस्तों दो से ज्यादा जो, वैसे तो एक नया एक शब्द है दोस्तों, ओलिगोसैकेराइड। क्या है? ओलिगोसैकेराइड। वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना। तो जब एक ही यूनिट की बात हो तो हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, जब दो मोनोसैकेराइड मिल जाए तो हम कहते हैं बाइसैकेराइड या डाइसैकेराइड, और जब दो से नौ मिले तो हम उसको कहते हैं दोस्तों ओलिगोसैकेराइड, और जब नौ से ज्यादा हो या बहुत ज्यादा संख्या में मोनोसैकेराइड मिल मिल के बना लें तो वो पॉलीसैकेराइड होगी दोस्तों। तो ओलिगोसैकेराइड बीच में एक चीज आती है, बीच में एक टाइप आता है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है ना। तो यहां आप देख लीजिए, पॉलीसैकेराइड में का जल अपघटन होता है। पॉलीसैकेराइड टूट कर डाइसैकेराइड बना सकते हैं और मोनोसैकेराइड भी बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये नॉन शुगर होते हैं। नॉन शुगर क्यों होते हैं दोस्तों? इसलिए होते हैं कि ये पानी में घुलते नहीं, इसलिए होते हैं कि स्वाद में मीठे नहीं होते। इसलिए मैंने आपको पहले ही शुगर और नॉन शुगर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, क्योंकि बार बार ये चीजें आगे आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे आप देखेंगे मोनोसैकेराइड की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहां एग्जाम्पल याद रखना है आपको। एग्जाम्पल यहां पर मैंने ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोज और हेक्सोज नाम से कुछ एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है। ठीक है ना। ये आपका क्या है? ट्रायोजेज। ये आपका क्या है? टेट्राजेज। यानी जिसमें तीन कार्बन हो, जिसमें तीन कार्बन हो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायोजेज। ठीक है, ये एक टाइप का मोनोसैकेराइड है। इधर आएंगे, जिसमें कार्बन की संख्या 4 हो उसे हम कहेंगे दोस्तों टेट्राजेज, जिसमें 5 हो उसे कहेंगे पेंटोज।
डीएनए आरएनए की जो शुगर होती है ना दोस्तों, डीएनए और आरएनए आपको पता है किससे मिलकर बने रहते हैं? शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है ना डीएनए। तो आप देखेंगे कि वो जो पेंटोज शुगर है ना, वो यही है, 5 कार्बन वाली, ठीक। फिर एक हेक्सोज, आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गलेक्टोज हो गया, ये सारे क्या है दोस्तों? हेक्सोज टाइप की। क्यों? क्योंकि उसमें 6 कार्बन होते हैं। उसमें कितने कार्बन होते हैं दोस्तों? 6 कार्बन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मोनोसेकेराइड के ये एग्जाम्पल है। ये क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल। पहला है ट्रायोजेज, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों ग्लिसरेल्डिहाइड। इसका एग्जाम्पल कौन है दोस्तों? ग्लिसरेल्डिहाइड। क्यों है? क्योंकि उसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्रायोजेज। और आपको ग्लिसरेल्डिहाइड को याद रखना है कि ग्लिसरेल्डिहाइड किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो पहली जानकारी तो आपको यही हो गई कि वो मोनोसेकेराइड है, और मोनोसेकेराइड में भी क्या है? ट्रायोजेज टाइप का मोनोसेकेराइड है। ऐसे ही इसको भी याद किया जा सकता है कि जो आपका इरिथ्रोज है, कौन दोस्तों? इरिथ्रोज। इरिथ्रोज भी एक प्रकार का मोनोसेक्राइट है, लेकिन मोनोसेक्राइट में भी कैसा? टेट्राजेज। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे तो अगला है पेंटोज। पेंटोज के 2 उदाहरण है दोस्तों, एक तो राइबोज शुगर और एक डी ऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर तो आरएनए में मिलती है दोस्तों, और डी ऑक्सी राइबोज शुगर कहां मिलती है? आपका डीएनए में। और राइबोज शुगर आरएनए में मिलती है, ऐसे याद रखना है आपको। उसको डीऑक्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आरएनए की तुलना में। यहां मैंने दोनों को फॉर्मूला दिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, 5 कार्बन वाली जो मोनोसेकेराइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेंटोज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेंटोज। फिर आप देखेंगे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राइबोज शुगर। कौन है? राइबोज शुगर, ठीक है भाई। उसका राइबोज शुगर में जब आप डीएनए देखोगे तो डीएनए में पाए जाने वाली राइबोज शुगर का नाम होता है डी ऑक्सी राइबोज। क्या होता है दोस्तों? डी ऑक्सी राइबोज। ऐसा क्यों? डी का मतलब बाहर निकलना, किसका? ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना। पहले आप राइबोज देखना, C5H10O5 राइबोज का फॉर्मूला है। सी के C5 मतलब 5 कार्बन। इधर भी देखेंगे तो ये भी पेंटोज है, तो C5H10, लेकिन O में यहां 4 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन माइनस हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राइबोज शुगर डीएनए में जब होगी तो उसका नाम डीऑक्सी राइबोज होगा। और फॉर्मूला याद रख लेना दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आरएनए वाला पक्का ही लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। आरएनए में तो 5 ऑक्सीजन होते हैं, इधर 4 ऑक्सीजन है, ये भी याद रखना। और ये कैसी कार्बोहाइड्रेट है? पेंटोज। और पेंटोज अंडर कम्स मोनोसेकेराइड, ये याद रखना है आपने। फिर देखिए हेक्सोज। हेक्सोज में 6 कार्बन होंगे, हेक्सा, ठीक है ना। हेक्सोज में कितने होंगे? 6 कार्बन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों ग्लूकोज, फ्रक्टोज C6H12O11, ठीक है ना भाई। और गलेक्टोज, ये तीनों जो है हेक्सोज टाइप के हैं, हेक्सोज टाइप के मोनोसेकेराइड है, आपको याद रखना है, ठीक है। इधर देखिए, एक और चीज जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, मैंने अलग से उसको लिखने का प्रयास किया है। आप देखें, यहां पर मैंने कहा कि यदि 6 कार्बन हो और वो एक रिंग बना ले, तो इस व्यवस्था का नाम होता है पायरेनोज। उस व्यवस्था का क्या नाम होता है दोस्तों? पायरेनोज। ये जो आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ये सारे कैसे हैं? पायरेनोज टाइप के। वैसे ही दोस्तों 5 कार्बन यदि रिंग बना लें, 5 कार्बन यदि रिंग बना लें, तो उसे कहते हैं फ्यूरेनोज। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फ्यूरेनोज। इसके एग्जाम्पल है आपका पेंटोज, राइबोज शुगर जो है, ये इसके एग्जाम्पल है। आपको याद रखना है कि यदि 5 कार्बन एक रिंग बनाते हैं तो उनका नाम क्या है? फ्यूरेनोज। क्या है? फ्यूरेनोज। यदि 6 कार्बन एक रिंग बनाते हैं तो उसका नाम क्या है दोस्तों? पायरेनोज। याद रख लोगे ना? ठीक है। ये जानकारी इसलिए दी है क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है आपको कि यदि 6 कार्बन की बात आए तो पायरेनोज है, 5 कार्बन की बात आए तो फ्यूरेनोज है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दोस्तों डाइसेकेराइड। सिंपल सा मीनिंग है, 2 मोनोसेकेराइड। देखिए लिखा भी है, 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं कौन? डाइसेकेराइड, ठीक। अब आप देखेंगे कि इसका उदाहरण सुक्रोज है। ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं।
यही ध्यान रखना है आपको। एक बार देख लोगे तो ऑप्शन में चाहे कुछ भी मिले, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलोब्लोज, आपका क्या है, सेलोबायोज, लैक्टोलोज और चीटोबायोज, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं। और मैंने कहा कि ये बने होते हैं दो मोनोसैकेराइड से मिलके। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि वो कौन से दो मोनोसैकेराइड है जिनसे मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब सुक्रोज की बात करोगे वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। याद रहेगा आपको, आपके घर में जो चीनी आती है ना, वो यही है, सुक्रोज है ना। किचन शुगर यही होती है, ठीक है। टेबल शुगर भी यही होती है, हम घर में जो यूज करते हैं वो सुक्रोज ही है। किससे मिलकर बनती है दोस्तों? ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। पहले ही कहा था दो मोनोसैकेराइड, तो याद रख लेना सुक्रोज किससे मिलकर बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। इधर आओगे तो आप देखोगे माल्टोज को, माल्टोज बनती है दोस्तों ग्लूकोज के दो अणुओं से। किससे बनती है दोस्तों? ग्लूकोज के दो अणुओं से माल्टोज बनती है ना। इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। माल्ट एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जब हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं ना थ्रू फर्मेंटेशन और किण्वन, तो अल्कोहल बनने से पहले बनता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम ऐसा है। फिर आप देखेंगे दोस्तों लैक्टोज, लैक्टोज जो है मिल्क शुगर है दोस्तों, ये बनती है ग्लूकोज और गलैक्टोज से। किससे बनती है दोस्तों? ग्लूकोज और गलैक्टोज से। ये मोनोसैकेराइड आपको याद तो रखने ही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो लैक्टोज भी याद रखना, ये दूध में मिलती है। दूध का जो टेस्ट होता है मीठा, वो लैक्टोज की वजह से ही होता है आपको, ठीक, तो याद रखिएगा। फिर सेलोबायोज, सेलोबायोज भी जो है ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बनती है, ठीक है भाई। फिर आप लैक्टोलोज देखेंगे तो वो भी ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। और ये जो कब्ज के इलाज में जो दवाइयां बनती है लैक्टोलोज से बनाई जाती है दोस्तों। इसका मतलब इस गोल में ये होता है, ठीक है। तो लैक्टोलोज से बनती है कब्ज के इलाज में सहायक दवाइयां। फिर चीटोबायोज की आप बात करोगे तो वो जो है ग्लूकोसेमाइन प्लस ग्लूकोसेमाइन, यानी दो ग्लूकोसेमाइन से मिलकर बनता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या है? ये आपके डाइसैकेराइड है। आगे देखिए, अब इन डाइसैकेराइड के कुछ पॉपुलर नेम हैं, वो आपको दिए जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हनी में कौन सी शर्करा होती है, शहद में कौन सी शर्करा होती है, या सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, दूध में शर्करा कौन सी होती है, शुगर केन में कौन सी होती है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं ग्लूकोज की बात करूंगा दोस्तों, ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में भी कौन सा? हेक्सोज। याद आ रहा है क्या? इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन पहले पढ़ा। आगे देखें, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर जो है वो ग्लूकोज होती है। याद रखना है, हमारे खून में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो ग्लूकोज होता है। क्यों? क्योंकि उसी से आपको ऊर्जा मिलेगी, उसी से रेस्पिरेशन चलेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी सोर्स ग्लूकोज इसीलिए है क्योंकि वो ब्लड शुगर है। इसके अलावा ग्रेप शुगर, यानी जो अंगूर होते हैं, जब आप अंगूर खाते हैं तो अंगूर में भी कौन सी शुगर होगी दोस्तों? वो भी आपको ग्लूकोज है। आपको याद रखना है अंगूर में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। फिर आप देखेंगे ब्रेन शुगर, ब्रेन शुगर भी किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को और गलैक्टोज दोनों को ब्रेन शुगर कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि ग्लूकोज तो ब्लड में और दूसरी जगह मिलेगा ही, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम में और ब्रेन में कौन मिलता है दोस्तों? ग्लैक्टोज। इसलिए उसे ब्रेन शुगर या नर्व शुगर की जो है संज्ञा दी जाती है। तो आप याद रखिएगा, ये यहां पर भी ब्रेन शुगर हम याद करेंगे क्योंकि ग्लूकोज को भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे माल्टोज, माल्टोज को भी माल्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? माल्ट शुगर। माल्ट एक पदार्थ है जो बनता है किण्वन के दौरान, और एल्कोहल बनने से पहले बनने वाला पदार्थ माल्टोज जो है माल्ट होता है, वो माल्टोज से बनता है दोस्तों। फर्मेंटेशन के दौरान बनता है, याद रखना है। तो कोई पूछे आपको माल्ट शर्करा किसे कहते हैं, तो माल्टोज को कहते हैं, ठीक है। फिर देखें सुक्रोज, सुक्रोज कैसा है भाई? डाइसैकेराइड है। माल्टोज कैसा था? डाइसैकेराइड है। इधर देखें, ये शुगर कैन शुगर भी कहलाती है। गन्ने में क्या मिलेगा? सुक्रोज। टेबल शुगर, ये आपका ट्रेड शुगर, जो व्यापारिक
चीनी है जिसका व्यापार होता है, मार्केट से हमें मिलती है, वो ट्रेड शुगर भी सुक्रोज है दोस्तों। आपकी टेबल पर जो शुगर रखा हुआ है नमक के साथ, जैसे चीजें रखी रहती है रेस्टोरेंट वगैरह में, आप देखेंगे वो टेबल शुगर भी क्या है दोस्तों, सुक्रोज है। आपके किचन में जो चीनी है वो भी दोस्तों सुक्रोज है, याद रखना है। चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें एक डाइसैकेराइड होता है जिसका नाम है सुक्रोज। ठीक है भाई, और सुक्रोज बनता किससे है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है, दोनों मिलकर बनाते हैं। और माल्टोज किससे बनता है भाई, दो ग्लूकोज के अणुओं से। ठीक है ना, तो एक दो बार रिवाइज भी कर लेना ताकि कंफ्यूजन भी जो है आपका जाता रहे। ठीक है भाई, फिर आप देखेंगे फ्रक्टोज आ गया, तो फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। ठीक, ये सबसे मीठी शुगर यही है दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा यदि कोई है तो वो फ्रक्टोज है। आगे आप देखेंगे इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, जो फ्रूट आप खाते हैं उसमें क्या है, फ्रक्टोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, फ्रक्टोज है। इसको हनी शुगर भी कहते हैं, और इसमें लेबुलोज, इसे लेबुलोज भी कहा जाता है, हनी शुगर में लेबुलोज। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, फ्रक्टोज। स्पर्म का भोजन जो शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु का भोजन भी जो है क्या है दोस्तों, फ्रक्टोज होता है। ठीक, फिर आप देखेंगे लैक्टोज। लैक्टोज क्या है दोस्तों, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, और ये आपका मिल्क शुगर कहलाता है। यानी जो मिल्क में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी दोस्तों, लैक्टोज। फिर आप देखेंगे ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर या नर्व शुगर कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो ग्लैक्टोज होता है। कौन होता है दोस्तों, ग्लैक्टोज। इसीलिए इसको मस्तिष्क शर्करा या ब्रेन शुगर की संज्ञा दी जाती है। आप याद रखिएगा, ये सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है भाई, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ज्यादा काम आने वाला है ये सब। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने मोनोसैकेराइड देखा, हमने डाइसैकेराइड देखा, लेकिन बीच में मैंने आपको एक और शब्द जो है बताया था, ओलिगोसैकेराइड। ये आपको कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसको अपने नोट्स में इंक्लूड किया है ताकि आपका जो है कहीं से भी जो है क्वेश्चन बनने की संभावना हो तो आपके नोट्स से बाहर से ना हो। तो देखिए ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड दोस्तों 2 से 9 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। कितनी मोनोसैकेराइड से, 2 से 9 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों रेफिनोज और बर्बेस्कोज। ठीक है ना भाई, बर्बेस्कोज और रेफिनोज जो है किसका उदाहरण है दोस्तों, ओलिगोसैकेराइड का। लेग्यूम्स में, वोल ग्रेन्स में, इन सब में क्या मिलता है दोस्तों, ओलिगोसैकेराइड। जो वोल ग्रेन है हमारे घर में, गेहूं है या चावल है या चना है, उन सब में दोस्तों क्या मिलेगा, ये आपका ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है भाई, चलिए आगे देखें। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड भाई 9 से अधिक या बहुत अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना भाई, इनका जल अपघटन हो सकता है और इन्हें नॉन शुगर या अशर्करा कहा जाता है। इसके अलावा इनका एक और नाम बहुत प्रचलन में है दोस्तों, ग्लाइकन। इनको क्या कहते हैं, इन्हें ग्लाइकन कहा जाता है। आप याद रखिएगा, कोई पूछे कभी कि ग्लाइकन किसे कहते हैं तो पॉलीसैकेराइड को ही दोस्तों ग्लाइकन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है भाई, आगे आप देखें। अब इसके उदाहरणों की बात आएगी ना, तो सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण तो है सेलुलोज दोस्तों, फिर स्टार्च, ग्लाइकोजन, हिपेरिन, काइटिन, इन्यूलिन। ये कुछ इन जर्नल एग्जाम्पल है दोस्तों, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड है। क्या है, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज सेल वॉल में मिलता है प्लांट्स के। ठीक है, आप जो करेंसी नोट रखते हो अपने पास या जद्दोजहद में लगे रहते हो पैसा कमा लूं, वो पैसा किससे बना होता है दोस्तों, सेलुलोज से। ठीक है, आप जो कपड़े पहनते हो, सूती कपड़े जितने, वो कॉटन है ना, कपास, नरमा, सब सेलुलोज है दोस्तों। सेल वॉल का निर्माण किससे होता है, सेलुलोज से। याद रखना है, सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसैकेराइड। फिर आप देखेंगे स्टार्च, आलू में स्टार्च मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये भी पॉलीसैकेराइड है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है, याद रखना है, स्टार्च के रूप में। किस रूप में होता है दोस्तों, स्टार्च के रूप में। और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में। कहां पर, लीवर में। याद रखना है, एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्मेट में जो है स्टोर होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और प्लांट्स में स्टार्च के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, फिर ग्लाइकोजन आ गया। तो ये जो है लीवर में स्टोर होता है भी ग्लाइकोजन। जब आप भूखे होते हो ना
तो आपको जो ऊर्जा मिलती है वो इस ग्लाइकोजन से ही मिलती है ना। ठीक, आगे देखें, हिपेरिन। हिपेरिन भाई आपके ब्लड में पाया जाता है, ये भी पॉलीसैकेराइड है दोस्तों, और एंटीकोगुलेंट है, हमारे ब्लड को जमने नहीं देता। कौन? हिपेरिन। याद रखना है दोस्तों, हिपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन किस तरह का? पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे काइटिन, इसको चिटिन भी पढ़ते हैं कुछ लोग, आप काइटिन याद रख लेना। आर्थ्रोपोडा, जो जीव होते हैं या फंगस होते हैं, ये इनसे बने होते हैं, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, कीट पतंगे जो होते हैं, या आप बिच्छू मान लीजिए, या दूसरे इस आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट्स आते हैं, उन सब का जो बाहरी भाग है एक्सोस्केलेटन किससे बनता है दोस्तों? काइटिन से। अब काइटिन और किरेटिन दोनों में कंफ्यूजन होता है। किरेटिन प्रोटीन है जो आप पे नाखून बनाती है, आपका हेयर बनाती है, ठीक, लेकिन काइटिन, काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, तो कंफ्यूज नहीं करना दोस्तों, वो किरेटिन है जो मैं आपको प्रोटीन में बताऊंगा, यहां काइटिन बता रहा हूं, ये एक्सोस्केलेटन बनाती है। इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, क्योंकि जैसे पादपों में सेलुलोज सेल वॉल बनाती है, वैसे ही फंगस में ये होता है, ठीक है भाई, फंगस मतलब कवक, है ना। इधर आप देखेंगे इन्यूलिन, इन्यूलिन भी एक पॉलीसैकेराइड है दोस्तों, ठीक है ना, और ये सबसे छोटा पॉलीसैकेराइड है, स्टोर होने वाला, है ना, ये भी स्टोर होता है डहेलिया वगैरह में, जो डहेलिया का प्लांट है ना, उसमें स्टोर होता है। आगे मैंने दिया है कंटेंट में, जो आपको पीडीएफ भी दूंगा मैं, तो याद कर लेना ढंग से। चलिए अगला देखें आप, यहां पर मैंने एक और क्लासिफिकेशन की बात की है दोस्तों, मैंने ये कहा है कि कुछ पॉलीसैकेराइड ऐसे होते हैं जो स्टोरेज होते हैं, यानी संचित, संचित या संग्रहित, संचित या संग्रहित होने वाले पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं, और कुछ होते हैं स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ये तो होते हैं शरीर में संग्रहित, स्टोर होते हैं, ये शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं, चाहे पादप हो जंतु हो। तो कैसे करेंगे ये अपन देखते हैं। इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड या संरचनात्मक। क्या कहते हैं दोस्तों? संरचनात्मक। देखें, पहले स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की बात कर लेते हैं। तो जो आपका स्टार्च है, आलू में स्टोर ही तो हुआ था, आलू में क्या हुआ था दोस्तों? स्टोर हुआ था। तो देखिए ना, पोटैटो में ही मिलेगा स्टार्च। आपके राइस में, जब आप राइस को धोते होंगे घर में, तो जो व्हाइट कलर का पानी निकलता है वो स्टार्च होता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि चावल को तब तक धोते रहिए जब तक वो व्हाइट कलर का पानी निकल ना जाए। क्यों? क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कर रहे होते हैं। एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि राइस में वो कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उससे जितना ज़्यादा स्टार्च आप बाहर निकाल दोगे तो आपके शरीर में जो है नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नुकसानदायक है ना। मोटापा बढ़ सकता है, जैसे मैगी वगैरह खाते हैं ना, तो उससे क्या है, मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी, उसकी वजह यही है। आप देखिए, पोटैटो में मिलेगा स्टार्च, राइस में मिलेगा, मेज मक्के में भी स्टार्च होता है, व्हीट गेहूं में भी स्टार्च होता है, आपको याद रखना है। तो ये सारे स्टोरेज टाइप के हैं, है ना। इन्हीं को ही मनुष्य अपने भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल भी करता है। इसलिए आगे देखें, ग्लाइकोजन, ये एनिमल्स में स्टोर होता है, लीवर में, याद रखना है, लीवर में स्टोर होता है। जैसे मैं कहूं प्रोटीन कहाँ स्टोर होती है? मसल्स में। जैसे मैं कहूं फैट कहाँ स्टोर होता है? स्किन में। जैसे मैं कहूं आपको कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होता है, तो वो होता है दोस्तों लीवर में, ग्लाइकोजन। आपको कोई पूछे कि एनिमल कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर होने वाला, वो कौन सा होता है? ग्लाइकोजन, और पॉलीसैकेराइड है ये भी याद रखना है। लेकिन आपसे कोई पूछे पादपों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, आपका आंसर सिंपल होगा, स्टार्च। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्टार्च, ठीक है। आगे आप देखें, इन्युलिन, इन्युलिन की बात है तो प्लांट्स रूट में मिलता है, जैसे डहेलिया की बात कर रहा था मैं, राइजोम्स जो होते हैं उनमें मिलता है इन्युलिन। याद रखना है, डहेलिया में कौन क्या मिलता है? इन्युलिन। आप देखें ग्लैक्टोजन, ग्लैक्टोजन दोस्तों जो भ्रूण को ऊर्जा देता है, जो एम्ब्रियो बन जाता है ना, जब जाइगोट बनता है धीरे धीरे डेवलप होके वो क्या बन जाता है दोस्तों? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का जो भोजन है वो ग्लैक्टोजन है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर आइए, स्ट्रक्चर वाले, स्ट्रक्चरल वाले में सबसे पहला तो सेलुलोज है दोस्तों, दूसरा काइटिन है, तीसरा पैक्टिन है। ये जो तीनों हैं ये संरचना बनाते हैं। ये कैसे पॉलीसैकेराइड है? ये स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, सेलुलोज प्लांट्स में मिलेगा, कॉटन में मिलता है, जिसे आप कपास नरमा कहते हो, जैसे अमेरिकन जो
कपास है उसका नाम नरमा है ना, ये भी सवाल कई बार पूछा गया कि नरमा किसे कहते हैं, तो वो कपास ही है। ठीक है। पेपर, जो जिस पेपर पे आप नोट्स बनाते हो वो भी सेलुलोज से बना हुआ ही है। और कई बार आप देखते हो ना कि वो येलोइश हो जाता है, जैसे जैसे पुराना होता जाता है। अखबार हो गया, आपके घर में नोट्स की आपकी कॉपी हो गई, ये सारे क्या होते हैं, सेलुलोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस वजह से वो येलो हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। आप रफ कॉपी रखते हो, सेलुलोज की मात्रा कम, आपकी कॉपी जितनी अच्छी दिखाई देगी, जितना ज्यादा जीएसएम होगा ना पेपर का, यानी उसकी मोटाई जितनी बढ़िया होगी, वो क्या होगी आपकी सेलुलोज की उतनी ही ज्यादा मात्रा। आप करेंसी नोट का ऐसे आवाज करिए, आज करके ही देख लेना एक्सपेरिमेंट, बहुत प्यारी सी उसका एक म्यूजिकल आवाज आती है, वो सेलुलोज की वजह से है दोस्तों, उसमें सेलुलोज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है। अब करेंसी नोट्स लिखा भी है मैंने, वो भी सेलुलोज से ही बनते हैं। आपको याद रखना है कि करेंसी नोट्स किससे बनाए जाते हैं, एक पॉलीसेकेराइड है जिसका नाम क्या है, सेलुलोज। ठीक है भाई। फिर काइटिन की बात है, काइटिन ऑलरेडी मैं बता सकता हूं, और ये भी मैंने बताया है कि आप उसे कंफ्यूज नहीं करेंगे किसके साथ, केरेटिन के साथ, क्योंकि वो तो प्रोटीन है ना भाई। कहां मिलती है, वो आपके नाखून में मिलती है, हेयर में मिलती है। ठीक है भाई। ये एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल बनाते हैं किसका, फंगस का, बैक्टीरिया का। किसका बनाते हैं दोस्तों, फंगस और बैक्टीरिया का। और आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा वर्ग के जितने भी जीव होते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गया, फ्लाइज हो गए, आपका स्कॉर्पियो हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ये सब का जो है क्या होता है दोस्तों, काइटिन से बनता है। पैक्टिन, पैक्टिन सेल वॉल बनाती है, ये भी सेल वॉल बनाता है, पैक्टिन भी सेल वॉल बनाती है। पैक्टिन क्या करती है, सीमेंट की तरह काम करती है। कैसे काम करती है दोस्तों, सीमेंट की तरह, लेकिन किसके साथ, सेलुलोज के विभिन्न मॉलिक्यूल्स को जोड़ती है। कौन, पैक्टिन। तो ये भी सेल वॉल बनाती है, और ये भी क्या है दोस्तों, पॉलीसैकेराइड, लेकिन कैसा, स्ट्रक्चरल। यहां से भी सवाल बन सकता है, इनमें से कौन सा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है और कौन सा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है या नहीं, दोनों तरह से सवाल बन सकते हैं। स्टेटमेंट भी दिए जा सकते हैं कि सेलुलोज एक स्टोरेज डाइसैकेराइड है, तो वो गलत हो जाएगा ना। ऐसे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखनी है। ठीक। आगे देखें। अब यहां पर मैं आपको कुछ जानकारियां और दे रहा हूं कि सेलुलोज प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स इससे बनते हैं, और प्लांट्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, आपको पता है। दूसरा, यदि पूरी दुनिया में हम देखें कि जो जीवित जीव है वो कितने हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले नंबर आएगा किसका, इंसेक्ट का। ठीक है, सबसे पहले किसका नंबर आएगा, इंसेक्ट का। उसके बाद आएंगे प्लांट्स, तो इंसेक्ट में तो काइटिन होता है, और प्लांट्स में आप देखेंगे कि सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, याद रखना है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सेलुलोज। ठीक है भाई। भूखे रहने पर सर्वप्रथम शरीर में ऊर्जा आपूर्ति ग्लाइकोजन के रूप में होती है। जब भी आप फास्ट करते हो या 2 दिन भूखे हो, अन्ना हजारे ने 20 दिन का अनशन कर दिया, महात्मा गांधी ने 21 दिन का अनशन कर दिया, या किसी और ने, है ना, एक तो स्वतंत्रता सेनानी था जो 60 दिन बाद उसकी डेथ ही हो गई थी। तो इतने दिन ऊर्जा मिली कहां से दोस्तों, कहां से मिली दोस्तों, ऊर्जा मिली उसको कहां से, आपके ग्लाइकोजन से, जो कहां पे स्टोर था, वो स्टोर था दोस्तों आपके लीवर में। एक बात याद रखना, जब आप खाना खाते हो तो वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। शरीर ने इस्तेमाल किया ऊर्जा के रूप में, लेकिन फिर भी कुछ ग्लूकोज हमारे ब्लड में बच जाता है। यदि वो ब्लड में ही बचा रहे तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, और या वो इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देता है। इस रोग का नाम ही तो डायबिटीज है। और यहीं पर यदि इंसुलिन हार्मोन अच्छे से बने तो वो ग्लूकोज को किस में बदल देता है दोस्तों, ग्लाइकोजन में। और कहां जाके स्टोर हो जाता है, आपके लीवर में। और जब भी कभी आपको भूख लगती है तो एक दूसरा हार्मोन है जिसका नाम ग्लैक्टोज है, आपका नोट ग्लैक्टोज, ग्लूकेगोन, सॉरी, उसका नाम क्या है दोस्तों, ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है। ये हार्मोन है दोस्तों, जो आपके पेंक्रियाज की अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स है ना, उसमें बीटा सेल से तो इंसुलिन निकलता है, आपकी अल्फा सेल से कौन निकलता है, ग्लूकेगोन निकलता है। तो इंसुलिन तो अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में। और जब भी आपको ऊर्जा की जरूरत है, आपने खाना नहीं खाया हो, तो आपके ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कौन बदल देता है दोस्तों, ग्लूकेगोन। ये प्रोसेस चलती रहती है। जब भी आप भूखे हो तो आपको ऊर्जा किस रूप में मिलेगी, ग्लाइकोजन से, याद रखना है। ठीक है। फिर देखिए,
प्राकृतिक रेशे जो सेलुलोज से बने होते हैं, कुछ यहाँ पर नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो किससे बनते हैं दोस्तों, सेलुलोज से। याद रखना है, जैसे बात है पटसन या जूट की, तो ये सेलुलोज के बने होते हैं। पटसन और जूट किससे बनते हैं दोस्तों, ये आपकी जूट आपका सेलुलोज से बनते हैं। फिर कपास, नरमा, कॉटन की बात करेंगे तो वो भी सेलुलोज है। लिनन, लिनन जिसकी शर्ट्स आजकल बहुत पसंद की जाती है, आप लोग पहनते होंगे खूब, वो लिनन भी क्या है दोस्तों, सेलुलोज है। और सन या फ्लेक्स की बात करते हो, वो भी सेलुलोज है। तो जितने भी प्राकृतिक नेचुरल फाइबर है जो सेलुलोज से बने होते हैं, उनके सबके मैंने यहाँ उदाहरण दिए, आपको याद रखने हैं। फ्लेक्स भी सेलुलोज से बनता है, लिनन भी सेलुलोज से बनता है, कॉटन भी सेलुलोज से बनता है, और जूट, जूट भी दोस्तों जिसके बोरे बनते हैं वेस्ट बंगाल वगैरह में, है ना, बहुत बड़ा कारोबार है जूट का, तो वो जो है क्या है, सेलुलोज है दोस्तों। ठीक, इसके अलावा मैंने यहीं पर कुछ एक और चीजें दे दी आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए। वैसे तो मैं प्रोटीन में भी ये चीज फिर से बताऊंगा कि जंतु रेशे जो होते हैं ना, एनिमल फाइबर, जैसे आपके फाइबर क्या है, हेयर, ये प्रोटीन से बनता है। कौन सी, केराटिन से। तो सिल्क हो गया, जो सिल्क के उससे बनता है, सिल्क, वूल, ऊन जो है, ये सारे क्या है दोस्तों, ये प्रोटीन होते हैं। लेकिन एनिमल फाइबर्स इन जनरल किससे बनते हैं, ये तो प्लांट फाइबर है, जो सारे किससे बन रहे थे, ये बन रहे थे सेलुलोज से। और इधर आप देखेंगे एनिमल फाइबर्स जितने भी है वो प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है भाई, याद रख लीजिएगा, सिल्क और वूल आपका हेयर हो गया, वो भी लिख सकते हैं, ये सारे प्रोटीन है। आगे देखें, एक और चीज जो है मैं जो आपको बतानी थी, कुछ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है, कई बार पूछ ली जाती है कि जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। याद रहेगा ना आपको, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ये जब आयोडीन के साथ क्रिया करता है ना, तो ब्लू कलर देता है, नीला रंग देता है। तो याद रखना है कि स्टार्च जब भी कभी आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन से कलर को प्रोड्यूस करता है दोस्तों, आपका आंसर होगा ब्लू कलर, नीला रंग। ये पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, आगे देखिए, अब जो लकड़ी होती है ना, वुड, वुडन की जितनी भी चीजें, उसमें 50% तक सेलुलोज होता है दोस्तों। कोई आपसे पूछ ले, है ना, पूछेगा तो कौन, एग्जामिनर पूछेगा भाई, इवेलुएट जो पेपर सेटर है, कि लकड़ी में 50% सेलुलोज होता है। आप इधर देखेंगे कपास में 90% सेलुलोज होता है। जो करेंसी नोट होते हैं ना, इसी से बनते हैं भाई। आपकी कॉपी का जो पेपर है वो तो लकड़ी से बनता है, ठीक, लेकिन करेंसी नोट कपास से बनते हैं, 90% सेलुलोज होता है उसमें। ठीक है भाई, आगे देखें, कृत्रिम रेशम जिसे हम रियोन फाइबर कहते हैं, वो भी सेलुलोज से बनाई जाती है दोस्तों। रियोन की जब भी बात आए ना, जैसे एक तो नायलॉन है, नायलॉन कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम कंप्लीटली सिंथेटिक। लेकिन जब भी रियोन की बात आएगी ना, रियोन ये सेमी सिंथेटिक है दोस्तों। क्या है, क्योंकि ये एक नेचुरल फाइबर से बनता है जिसका नाम सेलुलोज है दोस्तों। किससे बनता है, सेलुलोज से, ये याद रखना है। रियोन कैसा है, सेमी सिंथेटिक, अर्ध संश्लेषी, ठीक है, या सेमी सिंथेटिक। याद रखोगे ना कि ये सेमी सिंथेटिक टाइप का फाइबर, और बनता किससे है दोस्तों, ये बनता है सेलुलोज से, जिसे रियोन फाइबर कहते हैं। ठीक है भाई, एक और है दोस्तों, हेमी सेलुलोज। एक शब्द आप बार बार सुनेंगे, हेमी सेलुलोज। अब सेलुलोज आ गया तो आपको पता है ये तो क्या है दोस्तों, ये तो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कैसा, मोनोसैकेराइड है। कैसा है दोस्तों, मोनो, हेमी सेलुलोज का मतलब होता है मोनोसैकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट। ये क्या काम आता है, सेल वॉल बनाने में काम आएगा प्लांट्स में, क्योंकि सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलती है ना, एनिमल सेल में तो मिला नहीं करती। तो ये कहां मिलेगी, प्लांट सेल में। तो आप देखेंगे कि प्लांट सेल में हेमी सेलुलोज मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिलियर्ड्स की जो बॉल है आप देखेंगे वो भी हेमी सेलुलोज की बनती है। घाव की ड्रेसिंग करने में भी हेमी सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है। कल को कोई पूछ ले कि हेमी सेलुलोज क्या होता है, तो मोनोसैकेराइड होता है। सिर्फ सेलुलोज देख के आप ऐसा मत समझ लेना कि ये पॉलीसैकेराइड है, तो उत्तर दोस्तों गलत हो जाएगा और आपको नुकसान होगा फिर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। कोई पूछे आपको कि पेक्टिन क्या है, तो पेक्टिन दोस्तों पॉलीसैकेराइड है। पेक्टिन क्या है, पॉलीसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड में भी कौन सा था, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। क्या था, संरचनात्मक। इसीलिए क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है।
कि आप जब भी वो देखें तो आपको याद आ जाए कि नहीं यार ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो पेक्टिन भी क्या है, पॉलीसैकेराइड, ये भी सेल वॉल बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है, सेल वॉल, सीमेंट की तरह कार्य करता है, गम की तरह, गोंद की तरह, सीमेंट की तरह कार्य करता है, क्योंकि सेलुलोज को आपस में जोड़ता है। क्यों दोस्तों, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि सेलुलोज को आपस में जोड़ देता है, इसलिए पेक्टिन इंपॉर्टेंट है। एक भाई कॉन्ड्रिटीन है, एक जो है कॉन्ड्रिटीन है, कॉन्ड्रिटीन भी पॉलीसैकेराइड है, याद रखना है। और ये संयोजी ऊतकों में, कनेक्टिव टिश्यूज में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यूज में। जैसे मान लीजिए आपका ये लिगामेंट्स हो गया, टेंडन हो गया, इन सब में, ठीक है ना। तो लिगामेंट का मतलब होता है दो हड्डियों को जोड़ने वाला, ठीक है ना। तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कॉन्ड्रिटिन का बना होता है, वो भी याद रखें। एक और है भाई डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन भी एक तरह का दोस्तों पॉलीसैकेराइड है। और ये किससे बनता है दोस्तों, ये आपका बनता है ये ग्लूकोज, डेक्स्ट्रिन आई थिंक सो ग्लूकोज से बनता है। आप देखें ग्लाइकोजन व स्टार्च के पाचन में एक मध्यवर्ती है, ये ग्लाइकोजन व स्टार्च के पाचन में एक मध्यवर्ती। ग्लाइकोजन जो है वो भी ग्लूकोज से ही बन रहा था, स्टार्च में भी ग्लूकोज ही होता है, इसलिए ये ग्लूकोज से ही बनता है दोस्तों डेक्स्ट्रिन। लेकिन होता क्या है, पॉलीसैकेराइड। याद रखना है डेक्स्ट्रिन किस में आता है, पॉलीसैकेराइड में। इसके अलावा इन्युलिन, इन्युलिन की बात की थी, ये भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। इन्युलिन क्या है दोस्तों, एक तरह का पॉलीसैकेराइड, लेकिन कैसा पॉलीसैकेराइड, स्टोरेज वाला, स्टोरेज वाला है ना इन्युलिन, स्टोरेज। तो संचित भोजन के रूप में डहेलिया व आर्टिचोक पादपों की जड़ों में पाया जाता है। डहेलिया ज्यादा चर्चित पादप है, आर्टिचोक तो हो सकता है नहीं पूछा जाए, लेकिन मैंने फिर भी दे दिया। डहेलिया आ सकता है कि डहेलिया में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है, आपका उत्तर होगा दोस्तों पॉलीसैकेराइड के रूप में, इन्युलिन के रूप में। ठीक है, ये सबसे छोटा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। सबसे छोटा आपका पॉलीसैकेराइड कौन सा है स्टोरेज कैटेगरी में, तो आपका आंसर होगा दोस्तों इन्युलिन। क्या होगा आपका आंसर, इन्युलिन। फिर देखें आगे, काइटिन की बात करोगे तो काइटिन, इसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं क्योंकि ये फंगस को बनाती है, कवक। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जंतुओं के एक्सोस्केलेटन इसी से बने होते हैं, याद रखिए किससे बने होते हैं, काइटिन से। फिर कह रहा हूं क्रिएटिन से कंफ्यूज मत करना, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, क्रिएटिन एक प्रोटीन है, ठीक है ना भाई। आलू के स्टार्च में, आलू के स्टार्च में 20% एमाइलोज और 80% एमाइलोपेक्टिन मिलता है दोस्तों। ये पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च है उसी का जो भाग होते हैं। एमाइलेज कितना होगा, 20%। एमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80%। किसमें, आलू में, ये भी याद रखना है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। कितनी मिलती है दोस्तों, 4.2। फैट से सबसे ज्यादा मिलती है। जब लास्ट में हम अपना पूरे वीडियोस कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं प्रोटीन से कितना, फैट से कितना, कार्बोहाइड्रेट से कितना, ये एक टेबल में दूंगा, तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि हम खाते हैं तो हमें उससे 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है भाई, आगे देखिए, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, इसका वजह क्या है। बासमती चावल है, बासमती चावल को जब पकाया जाता है, जैसे बिरयानी का जो चावल आता है वो उसका लेंथ ज्यादा होती है, उसकी क्या वजह है, याद रखना है एमाइलोज। एमाइलोज की अधिकता, किसकी अधिकता, एमाइलोज की। एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज दो हैं, उसमें एमाइलोज की वजह से बासमती राइस जो है दोस्तों उसका दाना लंबा हो जाता है। ये बात भी आपने याद रखनी है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखें, अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं, सोर्स, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा, शकरकंद, शकरकंद से मिलेगा दोस्तों, आलू से मिलेगा, गन्ने से मिलेगा, पपीते से मिलेगा, तरबूज से मिलेगा, आम, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, इन सब से दोस्तों मिलता है कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको मिलेट्स भी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि फूड और न्यूट्रिशन में सुपर फूड तो मिलेट्स है दोस्तों, आजकल बड़ी चर्चा में है। यहां से कई सवाल देख सकते हो, जैसे मैंने आपको ये सोर्स बताए हैं, मिलेट्स के भी मैं सोर्स बताऊंगा, और वो 100% आपके एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से देखना है आपको कि मिलेट्स में क्या क्या शामिल किया जाता है और उसके क्या फायदे हैं। बहुत सारे फायदे भी जो है मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया दोस्तों आज का
जो है लेक्चर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 1 से 2 दिन के बाद मैं आपको पीपीटी भी शेयर करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से करवाइए, उन तक पहुंचाइए, ठीक है? और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अच्छे से तैयारी कीजिए।